गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास में पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। चोरा चोरी की वो घटना जो हम इसके पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से वो घटना घटित हुई। उसके बाद गांधी जी ने अपना फैसला बदल लिया। आंदोलन हिंसक होता जा रहा था और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत थी। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद थे उसके चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको क्या लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं, तो परिषदों को लोकतांत्रिक संस्था है या नहीं, ये मानते थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। उन्होंने कौन सी पार्टी बना डाली? स्वराज पार्टी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन में और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहमति के दौरान इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल ही दी। पहला कारक क्या था वो बदलने का? पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर और दूसरा 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 30 के बाद तो पूरी तरह से धाराशायी हो गई, बिल्कुल गिर गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना पड़ी, लगान चुकाना और उनको भारी पड़ने लगा। और 30 तक आते आते ग्रामीण इलाके में भारी उथल पुथल से उस दौर से वो लोग गुजरने लगे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसे इसके बारे में सुझाव देना थे। तो इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों ने ही इसका गठन भी किया था। अब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से हुआ। ये नारे जगह जगह लगाए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा। मतलब जो भी बात पे चर्चा की जाएगी तो उसमें सम्मेलन किया जाएगा और सम्मेलन का नाम क्या था? गोलमेज सम्मेलन। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। इनके नेतृत्व में मेन कौन थे इसमें? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उदारवादी और मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। अब इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ही इस तरफ ध्यान दिया। जहाँ तक बात स्वतंत्रता की है तो इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था ताकि लोग और जागरूक हो सके। अब नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो नमक सत्याग्रह था, नमक आंदोलन था, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो देश को एकजुट करने के लिए ही महात्मा गांधी ने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है के रूप में दिखाया। उन्होंने कहा कि नमक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हर व्यक्ति करता है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। वो 11 मांगे क्या थी?
इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों के से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी, चाहे वो उद्योगपति हो, व्यापारी हो या एक सामान्य किसान। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज में सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो क्या थी? नमक कर को खत्म कर दिया जाए। नमक के ऊपर जो कर लगा था, टैक्स लगाया जाता था उस समय, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। नमक का अमीर और गरीब का हक है, मतलब उसे अमीर भी इस्तेमाल करता है और गरीब भी इस्तेमाल करता है, और यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना भोजन का स्वाद ही नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मांगी गई तो कांग्रेस कौन सा आंदोलन कर देगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप क्या हुआ? महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियर अपने सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी, और यह यात्रा साबरमती में यानी गुजरात से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी एक जगह का नाम है, वहाँ गुजराती टट्टी कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। कितने किलोमीटर था ये? 240। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ कम से कम 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हज़ारों लोग उनसे सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह कानून का उल्लंघन था, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा, और देश के विभिन्न भागों में हज़ारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। साथ ही साथ क्या हुआ? लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। यहाँ पर एक जो चित्र दिया है वो किसका दिया है? ये चित्र डांडी मार्च का दिया है, डांडी यात्रा का, जो नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके जो 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हज़ारों लोग इस यात्रा से जुड़ते गए, और ये चित्र उस समय का है। तो इन सब घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए, और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो जो भीड़ गुस्से में आ गई थी वो सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने क्या किया? निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर भी हमले कर दिए, जिसमें औरतों और बच्चों को भी मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। और इस तरह ये कौन सा समझौता कहलाया? गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी, और पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस क्या कर चुकी थी? बहिष्कार कर चुकी थी।
इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई और 1 दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? लंदन। वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर आपने क्या पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और सभाओं और प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और साल भर तक आंदोलन चला। लेकिन क्या हुआ? 1934 तक आते आते ये आंदोलन भी क्या हो गया? फीका पड़ गया, इसकी गति मंद पड़ने लगी। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसमें सबने हिस्सा लिया था। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।